नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 12 अप्रैल को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। आज के इतिहास के इस सफर पर जहां बात करेंगे लालजी टंडन के बारे में। ये वरिष्ठ राजनीतिकों में से एक थे और आज ही के दिन यानी 12 अप्रैल 1935 को इनका जन्म हुआ था। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लालजी टंडन भारत के प्रसिद्ध तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक थे। वह लखनऊ से 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने वाले लालजी टंडन प्रदेश की भाजपा सरकारों में मंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के वह निकट सहयोगी थे। लालजी टंडन ने अटल बिहारी वाजपेयी के चुनावी क्षेत्र लखनऊ की कमान संभाली थी। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1932 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। उन्होंने स्नातक की डिग्री कालीचरण कॉलेज लखनऊ से प्राप्त की थी। लालजी टंडन के 3 बेटे थे। एक बेटा गोपाल जी टंडन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री है। वह 12 साल की उम्र से ही संघ की शाखाओं में जाया करते थे। संघ से जुड़ाव के चलते ही उनकी मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी से हुई थी। बाद में जब अटल जी ने लखनऊ की सीट छोड़ी तो बतौर विरासत लालजी टंडन को यह सीट सौंप दी गई। 2009 में लालजी टंडन ने लोकसभा चुनाव जीता और लखनऊ के सांसद बने। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर 1960 से शुरू हुआ था। वे 2 बार पार्षद और 2 बार विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। इसके बाद लगातार 3 बार विधायक भी रहे। वे कल्याण सिंह सरकार के मंत्री भी रहे थे। साथ ही यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। संघ से जुड़ने के दौरान ही लालजी टंडन की मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से हुई थी। धीरे धीरे वह अटल बिहारी के बहुत करीब आ गए। लालजी टंडन खुद कहा करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका निभाई। उनका राजनीतिक करियर 1960 से ही शुरू हो गया था। वह 2 बार सभासद चुने गए, 2 बार विधानसभा परिषद के सदस्य बने। वह इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन से भी जुड़े और यही से उनके राजनीतिक सफर को उड़ान मिली। 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लखनऊ की लोकसभा सीट खाली हुई तो लालजी टंडन ने यहां से चुनाव लड़ा। 2018 में उन्होंने बिहार का राज्यपाल और फिर बाद में मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। इसी के साथ लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई 2020 को लखनऊ के मेदांतर अस्पताल में हुआ। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। तो अभी हमने आपको बताया लालजी टंडन के बारे में। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं गुलशन बावरा के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 12 अप्रैल सन 1937 को हुआ। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक बातें। गुलशन बावरा हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे। उनका मूल नाम गुलशन कुमार मेहता था। उन्हें बावरा का उपनाम फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने दिया था।
बाद में यह नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि पूरा फिल्म उद्योग उन्हें इसी नाम से पुकारने लगा। अपनी साहित्यिक सोच के कारण ही गुलशन बावरा फिल्म संगीत से जुड़े थे। वे पहले रेलवे में कार्यरत थे, लेकिन उनकी कल्पना की उड़ान ने उन्हें फिल्म उद्योग के आसमान पर स्थापित कर दिया, जहां उनका योगदान ध्रुव तारे के समान अटल और अविस्मरणीय है। आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार गुलशन बावरा का जन्म 12 अप्रैल सन 1937 को अविभाजित भारत के पंजाब में शेखपुरा नामक कस्बे में हुआ था। लाहौर से करीब 30 किलोमीटर दूर शेखपुरा कस्बे में जन्मे गुलशन बावरा ने बचपन में ही विभाजन के दौरान रेलगाड़ी से भारत आते वक्त अपने पिता को तलवार से काट के और मां को सिर पर गोली लगते देखा था। भाई के साथ भागकर वे जयपुर आ गए, जहां उनकी बहन ने उनकी परवरिश की। यहाँ पर ये तथ्य उल्लेखनीय है कि यह भयावह त्रासदी की यंत्रणा को झेलने वाले गुलशन बावरा ने इसे अपनी जिंदगी, अपने व्यक्तित्व और अपने लिखे गीतों पर कभी हावी नहीं होने दिया। बाद में भाई को दिल्ली में नौकरी मिलने की वजह से वे दिल्ली चले गए। सन 1955 में रेलवे में क्लर्क की नौकरी मिलने पर गुलशन जी मुंबई चले गए। लिखने का शौक उनको बचपन से ही था। बचपन में मां के साथ भजन मंडली में शिरकत करने की वजह से भजन लिखने से उनके लेखन का सफर शुरू हुआ था, जो कॉलेज के दिनों में आते आते आशानुरूपी रूमानी कविताओं में बदल गया। इसलिए मुंबई में नौकरी करते वक्त फुर्सत मिलते ही उन्होंने संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के दफ्तर के चक्कर लगाने नहीं छोड़े। बता दें कि गुलशन बावरा ने जीवन के हर रंग के गीतों को अल्फाज दिए। उनके लिखे गीतों में दोस्ती, रोमांस, मस्ती, गम आदि विभिन्न पहलू देखने को मिलते हैं। जंजीर फिल्म का गीत यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी दोस्तों की दास्तां बयां करता है, तो दुग्गी पे दुग्गी हो या सत्ते पे सत्ता गीत मस्ती के आलम में डूबा हुआ है। उन्होंने बिंदास प्यार करने वाले जमा दिलों के लिए खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, कस्में वादे निभाएंगे आदि गीत लिखे। उनके पास हर मौके के लिए गीत थे। पाकिस्तान से आकर बसे बावरा जी अपने फिल्मी करियर की तुलना में यूं तो कम गीत लिखे, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए सादे व अर्थपूर्ण गीतों को हमेशा पसंद किया गया। गुलशन बावरा ने अपनी सक्रियता के निरंतर समय में लगातार लोकप्रिय गीत लिखे। कल्याण जी आनंद जी से उनकी ट्यूनिंग खूब जमती थी। लगभग 70 से भी ज्यादा गाने उन्होंने उनके लिए लिखे। बाद में उनका जुड़ाव देव बर्मन से हो गया। एक बार गुलशन उनकी टीम में क्या आए गहरे मित्र बन गए। राहुल देव बर्मन को गुलशन सहित उनके तमाम दोस्त पंचम कहकर बुलाते थे। हम इनके व्यक्तित्व की बात करें तो गुलशन बावरा दिखने में दुबले पतले शरीर के थे। उनका व्यक्तित्व हंसमुख था। हालांकि बचपन में विभाजन के समय उन्होंने जो त्रासदी झेली थी वो अविस्मरणीय है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में उसकी छाप कहीं दिखाई नहीं देती थी। वे कवि से ज्यादा कॉमेडियन दिखाई देते थे। इस गुण के कारण कई निर्माताओं ने उनसे अपनी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं भी अभिनीत करवाई। विभाजन का दर्द उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। राहुल देव बर्मन उनके करीबी मित्र थे। राहुल जी के संगीत कक्ष में प्रायः सभी मित्रों की बैठक होती थी और खूब ठहाके लगाए जाते थे। सारा जीवन गुलशन कुमार चुस्त दुरुस्त रहे, कोई बीमारी ना हुई। सुबह शाम घूमने का खूब शौक था। रात के समय पर खाना खाकर सो जाते थे। उनकी पत्नी अंजू उनका बड़ा ख्याल रखती थी। कैंसर जैसी बीमारी उनको बमुश्किल 6 महीने पहले हुई और देखते ही देखते उनके जीवन को अचानक ऐसा संक्षिप्त कर दिया कि वे सुबह अचानक चले गए।
7 अगस्त 2009 को बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया। उनकी इच्छानुसार उनके पार्थिव शरीर को जे अस्पताल को दान कर दिया गया। हिंदी सिनेमा ही नहीं, हिंदी साहित्य भी गुलशन बावरा जी के अद्भुत योगदान को कभी नहीं भूल पाएगा। अभी हमने आपको बताया गुलशन बावरा के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे सुप्रसिद्ध शायर ताज भोपाली के बारे में, जिनका निधन आज ही के दिन यानी 12 अप्रैल 1978 को हुआ। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वजन हर चीज की तौकीर बढ़ा देता है, जिंदगी बोझ सही फिर भी उठाए रखिए। ताज भोपाली एक सुप्रसिद्ध शायर थे। इनका निधन आज ही के दिन 12 अप्रैल 1978 को हुआ था। ताज भोपाली का असली नाम मोहम्मद अली ताज था। उनका जन्म भोपाल में 1926 में हुआ था। कभी अपनी मोहब्बत से, कभी अपनी शायरी से और कभी कभी अपनी बातों से ताज भोपाली जी लोगों को जलाया करते थे। शक्लो सूरत की परवाह उन्होंने कभी नहीं की, फिर भी उनका जीवन धूर काला रंग यूं दमकता रहता था। उनको अपनी इस फकरीना तबीयत से इस कदर आशनाई थी कि जब 60 के दशक में उन्हें अशोक कुमार के सेक्रेटरी जनाब SM सागर जिद कर फिल्मों में गीत लिखने को बंबई ले गए तो वो थोड़ा बहुत वक्त ही वहां रह पाए। भोपाल की गलियां सदा उनके कानों में ऐसी गूंजती रहीं कि काम धाम छोड़कर वो वापस लौट आए। मैं चाहता हूं निजामे कुहून बदल डालूं, मगर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो बढ़ो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये सब की बात है, 2 4 10 की बात नहीं। इसे कहते हैं ताज भोपाली की शायरी, यानी शहर भोपाल के मोहम्मद अली ताज 1926 में पैदा हुए और 12 अप्रैल 1978 तक बकायदा जीते रहे और बहुतों को जलाते रहे। कभी अपनी मोहब्बत से तो कभी अपनी शायरी से। उनका काला रंग यूं दमकता रहता था मानो अभी अभी कोई गजल हुई हो या शेर बना है, जो बिना जुबान पर आए ही चेहरे पर नुमाया हो गया है। उन्हें देखकर यकबयक गालिब का शेर याद आ जाता था, बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब तमाशा ए अहले करम देखते हैं। तो ये थे सुप्रसिद्ध शायर ताज भोपाली, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।